Hello, welcome student. Today we are going to start delivery models of software engineering. In previous video I have explained the different software steps, software models of software engineering along with different models like waterfall model, V model, evolutionary model, etc. Now we are going to focus on delivery model. Modern age software system delivery can never be once and for all final delivery. जो आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिलीवरी होती है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार फाइनल डिलीवरी की जा सके. चेंजेस डू ऑकर एंड आर अनअवॉइडेबल. चेंजेस आएंगे और हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि मॉडर्न टाइम में रिक्वायरमेंट डे बाय डे चेंज होती रहती है क्योंकि मार्केट पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं, जो रूल्स हैं वो चेंज होती हैं. दस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डिलीवरी मॉडल मस्ट इनकॉर्पोरेट चेंजेस. There can be enormous reason for occurrence of changes which must be taken care of. First, changing environment and conditions result in changes in system requirement. तो पहली चीज़ ये है कि जो हमारी environment और condition है कि हम किस particular चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे थे, उसकी environment में अगर कोई change होता है, मतलब और कोई सॉफ्टवेयर जिससे उसे कंप्लीट करना है उसमें चेंजेस होते हैं, या कोई मॉडल्स चेंज होते हैं, या कोई कंडीशन चेंज होती है, तो उसके कारण रिक्वायरमेंट हमारी चेंज हो सकती है. एग्जांपल है कि यूज़र बेस में ग्रोथ होना. जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किए ये मान के कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक समय में 1000 ऑफ यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़र बेस अगर बढ़ रहा है कि वो 1000 से 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, तो ऐसे केसेस में हमें अपने रिक्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन करना होगा. सेकंड, पॉलिसीज़ एंड मैनेजमेंट प्रायोरिटीज़ में चेंज. जो पॉलिसी है या मैनेजमेंट की प्रायोरिटी है वो चेंज हो सकती है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लीड टू फोर्स्ड चेंजेस because day by day new technologies are coming to the market, and due to the new technology we are forced to make changes. For example, जैसे हम माना गया कि कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट किए बनाना, जावा लैंग्वेज हमने चूज़ किया, लेकिन आगे हम अभी डेवलपमेंट में हैं, तभी हमें ये पता चलता है कि मार्केट में एक और बेहतर नई लैंग्वेज आ गई. तो ऐसे केस में हमारा जो कस्टमर है वो ये चाहता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो और सिक्योर हो, तो ऐसे केसेस में हमें न चाहते हुए भी चेंज करना पड़ेगा. तो जितने भी पुराने लैंग्वेजेस, पुराने डेटा मॉडल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल है लाइक वी मॉडल हो गया, वाटरफॉल मॉडल हो गया, अगर उन मॉडल्स का हम यूज़ करें तो आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल नहीं कर सकते क्योंकि चेंजेस आएंगे, और अगर फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं तो वो सारे मॉडल्स हमारे फेल हो सकते हैं. Therefore, the software process activities and delivery models must address to this. So modern day delivery systems are so designed so that software process activities are repeated at regular interval to rework or redo the system as per the changed requirement. तो इसीलिए आज के जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटी मतलब आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये जो मॉडल, ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टेप हैं वो बार बार रिपीट की जाती हैं, जिससे कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो उनको हम मैनेज कर सकें. दिस प्रोसेस ऑफ रीडूइंग द सिस्टम एज पर चेंज्ड रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड प्रोसेस इटरेशन.
जैसे आप लोग पाइथन में पढ़े हैं इटरेशन स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, जो एक ही सेट ऑफ लाइन को या कुछ सेट ऑफ लाइन को बार बार रिपीट करता है। वैसे ही यहाँ पे चूँकि कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है, हम वर्क को रीडू कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोई चेंजेस अगर आए तो हम उसको मैनेज कर सकें, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोसेस इटरेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी इन योर एग्जामिनेशंस टू। The delivery model is a misnomer. It is not just about delivery, but it about software development process that delivers iteratively along with software development. The delivery model that iteratively updates system for changes are also known as process iteration model. तो जैसे process iteration आपको बताया कि अगर सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, वर्क को रीडू किया जा रहा है चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो वो डिलीवरी मॉडल्स जो इस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, ऐसे डिलीवरी मॉडल्स को हम बोलते हैं प्रोसेस इटरेशन मॉडल्स। There are two such delivery models that support process iteration. First, incremental delivery model, and second, spiral development model. So there are two delivery model, incremental and spiral development model. First of all, we are going to start with incremental delivery model. सो द ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, इंश्योर्स दैट रिक्वायरमेंट्स आर फुल्ली डिटरमाइंड बिफोर द डिज़ाइन फेज कमेंस। उसमें ये मान के चला जाता है कि डिज़ाइन फेज स्टार्ट होने से पहले आपने रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से डिटरमाइन कर लिया। एंड द इवोल्यूटरी मॉडल फॉलोज अ डिफरेंट अप्रोच by allowing you to redefine requirement as per the user response and feedback। और दूसरा जो मॉडल हमने पहले पढ़ा था आपका इवोल्यूटरी मॉडल, उसमें हम लोग प्रोटोटाइप बना रहे थे और फिर उसको देने के बाद जो कस्टमर से फीडबैक आता था उसके आधार पे हम अपने मॉडल में मॉडिफिकेशन, अपने सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करते थे। द इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल is a development and delivery model that combines the strength or the advantage of these two software process model। तो incremental development model ये एक incremental delivery model है, और इस मॉडल में जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस दोनों वाटरफॉल मॉडल और इवोल्यूटरी मॉडल थे, इनके कंबाइंड एडवांटेजेस को लेने की कोशिश की गई है। अब आप इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप रेस्टोरेंट में गए और आपने 4 आइटम्स ऑर्डर किया। अब जो पहला अगर स्ट्रैटेजी हम देखें तो आपके जो वेटर हैं उसने वो ऑर्डर आपसे लिए, वो कुक के पास ले गया। अब कुक ने पहला फर्स्ट आइटम बनाया, फिर सेकंड आइटम बनाया, फिर थर्ड आइटम बनाया, फिर फोर्थ आइटम बनाया। जब चारों आइटम बन गए और उसके बाद वो आपके पास वेटर लेके आया, तो इन 4 आइटम को बनाने में माना गया पहले आइटम को बनाने में 10 मिनट का समय लगा, दूसरे में 20 मिनट, तीसरे में 20 मिनट और चौथे में 10 मिनट। तो टोटल 1 घंटे का समय आपका लगा और 1 घंटे आपको वेट करना पड़ा। लेकिन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल में होगा क्या कि पहले चारों आपने ऑर्डर दे दिए, तो सबसे पहले कुक ने क्या किया, पहला आइटम बनाया और वेटर ने आपको लाके दे दिया। तो 10 मिनट में वो आइटम बना और फिर वो आइटम आपके पास आ गया, आप खाना स्टार्ट कर दिए। फिर आप खा ही रहे थे कि अगले 20 मिनट बाद फिर एक आइटम आ गया, फिर उसके बाद तीसरा आइटम आ गया, फिर उसके बाद चौथा आइटम आ गया। और आपने मान लीजिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपने 2 आइटम्स खाए और आप ये चाहते हो कि नहीं ये अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तीसरे आइटम में चेंज भी करा सकते हो। तो यही हमारे सॉफ्टवेयर
इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल का कॉन्सेप्ट है कि यूज़र को जो सॉफ्टवेयर है वो कई किस्तों में मिलेगा, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और जो क्वालिटी है उसको भी हम इंश्योर कर पाएंगे। द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट हैज़ मेनली दीज वर्क फेजेस। फर्स्ट, डिटरमाइन ओवरऑल सर्विस टू बी डिलीवर्ड। तो दिस फेज आइडेंटिफाइज ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज दैट प्रपोज्ड सिस्टम नीड्स टू डिलीवर। इस फेज में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या टाइप ऑफ सर्विस हमें डिलीवर करनी है। सेकेंड, डिटरमाइन सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल builds. So once the service to be delivered to the customer are identified, then the following mechanism is carried out to determine the software increments or software builds, which broadly means the set of services to be delivered in one delivery phases. तो एक्चुअली हम कई सारे डिलीवरी फेज़ में काम करेंगे और कई बार में हम अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करेंगे। तो हम इस स्टेप में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने पहले सर्विसेज आइडेंटिफाई किए थे उनमें से कौन कौन सी सर्विसेज किस किस डिलीवरी फेज में डिलीवर की जाएगी। तो फर्स्ट, द कस्टमर इज आस्क्ड टू प्रायोरिटाइज दीज सर्विसेज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस। तो कस्टमर को हम ये कहते हैं कि वो प्रायोरिटाइज कीजिए कि उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस क्या है और सबसे कम इम्पॉर्टेंट सर्विस क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस होगी वो हम पहले डिलीवर कर देंगे और जो लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम बाद में डिलीवर कर सकते हैं। तो सेकेंड, एज पर द कस्टमर डिसाइडेड प्रायोरिटी लेवल्स, the number of software delivery increments, also called software builds, are defined where each software increment provide each priority level service. The allocation of service to increment depend on the priority of service जो हमने कस्टमर से लिया है कि उसको किस सर्विस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसको हम पहले डिलीवर करेंगे। थर्ड, development and delivery of each software incremental builds. So once the system incremental builds have been identified and prioritized, then following activities are carried out for each software increment iteratively in order of their priority. That is, highest priority build is taken first and least priority build इन द लास्ट। तो एक बार जब ये दोनों ऊपर के स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, हमने प्रायोरिटाइज कर दिया, अब हम अपने सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंटली बनाना स्टार्ट करेंगे उनकी प्रायोरिटी के आधार पे कि सबसे पहले हम हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के लिए जाएंगे, उसके बाद हम लो प्रायोरिटी, फिर उससे लो प्रायोरिटी एंड इस तरीके से हम सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट, द रिक्वायरमेंट फॉर ईच सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट आर डिफाइंड इन डिटेल एंड दैट इंक्रीमेंट इज डेवलप्ड यूजिंग द बेस्ट सूटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेज़ के या फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट की डिटेल पूरा डिफाइन करते हैं और फिर उसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का यूज़ करके पूरी तरीके से बिल्ड करते हैं। Once developed and tested, the software build is delivered and implemented for the client. Integrating it with already installed increments, the system working is retested after new increment integration. तो जब अगर मान लीजिए हमने सबसे पहला जब इंक्रीमेंट दिया है तब तो हम उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे यूज़र एंड पे, लेकिन जब हम दूसरा इंक्रीमेंट दे रहे हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि पहले इंक्रीमेंट जो प्री इंस्टॉल्ड है उसी के साथ इंटीग्रेट करके अब दूसरा इंक्रीमेंट भी हम वहाँ इंस्टॉल करेंगे, फिर उन दोनों की इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे यूज़र एंड पे और फिर उसके बाद हम तीसरे इंक्रीमेंट को बनाने के लिए, तीसरे इंक्रीमेंट बिल्ड को बनाने के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। द वर्क फॉर नेक्स्ट प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड स्टार्ट्स एंड होल प्रोसेस इज रिपीटेड until the final product will be delivered.
तो एज यू कैन सी इन फिगर 5.5, दिस इज द फिगर 5.5, इसमें आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये आपका पहला इंक्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग, दूसरा इंक्रीमेंट, फिर स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। तो इस तरीके से जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कई सारे नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स में डेवलप किया जाता है। So as you can see in this figure, the waterfall model is used to develop the software incremental build. In every iteration, as new increment are completed, they are integrated with existing increment and the system functionality improve with each delivered increment. तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो एक सेट आपका वाटरफॉल मॉडल का है, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट एंड सो ऑन। तो हम करते ये हैं कि हम वाटरफॉल मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंट्स में बिल्ड कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम यूज़र को उन इंक्रीमेंट्स को देते जा रहे हैं जिससे यूज़र भी अपने व्यूज़, अपने थॉट्स उस पर दे सकता है और एक्चुअली वो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, जो उसके लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होगी। Thus, in incremental model, the development and delivery of the software increments takes place in the order of their priority. That is, the highest priority services are developed and delivered first, then the next level priority service, and so on. Finally, the least priority service software component are developed and delivered. So this is how incremental delivery model works. The definition of this model is given here. The incremental model is designed, implemented and tested as a series of incremental software build until the production is finished. A build consists of piece of code from various modules that interact together to provide a specific service or functionality. Please learn this. Then after, next thing is advantage of incremental delivery model. So the incremental delivery model has the following advantage. First, it generate working software quickly. ये जो हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर है, मतलब कह लो कि हमने जब पहला इंक्रीमेंट दिया यूज़र को, तभी से वो उस पर काम करना स्टार्ट कर सकता है। तो customer do not have to wait until the entire system is delivered. The first software increment satisfy their most critical requirement, so they can use the software immediately. Second, it is more flexible. It cost less to change scope and requirement. ये बहुत ही फ्लैक्सीबल है और इसमें अगर कोई भी चेंजेस अगर हम करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ चेंज कम होगा। कॉस्ट ऑफ चेंज क्यों कम होगा? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स में बना रहे हैं। हम पहले एक मॉड्यूल कंप्लीट कर ले रहे हैं, एक बिल्ड कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर दूसरे बिल्ड पे हम जा रहे हैं। तो उसके बीच में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो जो अभी तक हमने बनाया है केवल उसी में हमें रीमॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग अ स्मॉलर इटरेशन। एक छोटे इटरेशन को डिबग करना मतलब एरर्स फाइंड करना, उसे दूर करना, टेस्ट करना ईजी होता है। There is a lower risk of overall project failure as tested increments are added. Even if some problem arise in integration testing, they lead to changes in newly added increment without affecting earlier working system. And these problems get resolved in newer version of the software increment. तो इसमें पूरे प्रोजेक्ट के फेल होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट में बना रहे हैं और इंक्रीमेंट में ही टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमें सॉफ्टवेयर को 3 इंक्रीमेंट में बना रहा है, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट हमने दे दिया, फिर हम जब सेकंड इंक्रीमेंट वहाँ पे इंस्टॉल करने जाएंगे यूज़र के एंड पे, तो ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रेशन जब हम करें, दोनों इंक्रीमेंट को जोड़ें तो कुछ एरर्स आए। तो ये एरर्स केवल नए इंक्रीमेंट में ही होगा। जैसे पहला जब वो यूज़ कर रहा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जो हम दूसरा इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं उसी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम वहीं पे मैनेज कर लेंगे, उसको एरर को हम दूर कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हाई क्वालिटी का बनेगा और रिस्क ऑफ फेल्योर कम होगा। फिफ्थ, ईजियर टू मैनेज रिस्क बिकॉज रिस्की पीस are identified and handled first of all
Thus, the most important pieces are tested first of all, and every new increment must work with them after integration. Thus, the most important system service receive the most testing. This means that software failures are less likely to occur in the most important part of the system. मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर का सबसे मेन पार्ट है उसकी प्रायोरिटी भी हाई होगी, तो उसको सबसे पहले हम डिलीवर भी किए होंगे। तो अगर हम सॉफ्टवेयर को कई सारे इंक्रीमेंट में बना रहे हैं तो जो सबसे मेन पार्ट है उसको हमने सबसे पहले डिलीवर कर दिया। अब जितनी बार हम नए नए इंक्रीमेंट वहाँ देंगे उतनी बार हम इंटीग्रेशन करेंगे, उतनी बार हम टेस्टिंग करेंगे। तो जो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने दिया था उसकी टेस्टिंग बार बार होगी, तो जिससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे पूरी तरीके से कि जो हमारा मेन पार्ट है सॉफ्टवेयर का वो एरर फ्री है, बग फ्री है। और ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल। तो आफ्टर ईच सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट इज एडेड विद द सिस्टम, द इंटीग्रेशन टेस्टिंग टू टेस्ट द सिस्टम वर्किंग एज अ होल इज कैरिड आउट, विच इंक्रीजेज द टेस्टिंग लोड। तो हर एक इंक्रीमेंट के बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे टाइम लग रहा है। तो इंटीग्रेशन लोड जो है हमारा वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एवरी सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट इज डेवलप्ड सेपरेटली फॉर ईच फेज, इज रिजिड एंड डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। तो हर जो सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट है वो अलग अलग बनाया जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकता। मतलब अगर हम जब तक पहला इंक्रीमेंट नहीं डेवलप कर लेंगे तब तक हम दूसरे इंक्रीमेंट पे काम नहीं कर सकते। एंड इफ़ ऑल रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड नॉट प्रायोरिटाइज, इट मे लीड टू मेजर प्रॉब्लम इन ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। तो अगर हम सारे जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट है, उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना करें और प्रायोरिटाइज ना करें तो फिर सिस्टम के आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस इज द इंक्रीमेंटल डिलीवरी मॉडल। नाउ द सेकेंड मॉडल इज द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल combines the iterative nature of prototyping with the controlled and systematic aspect of waterfall model. In this model, the software is developed in a series of incremental releases, with the early stages being either paper model or prototypes. Later iteration become increasingly more complete version of the product. The sequence of activities that takes place in this model takes place with some backtracking from one activity to another, just like spiral, and hence the name spiral model comes into existence. पहले अगर आप इसको देख लें तो स्पाइरल मॉडल 4 फेजेस में बांटा जाता है। सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे स्टार्ट से, तो देखिए 4 फेजेस हैं: प्लानिंग and analysis, objective identification and constraints, risk analysis and testing and execution। तो सबसे पहले हमने जब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो हम एनालाइज करेंगे इसे, एनालाइज एंड एड्रेस ऑपरेशनल एंड टेक्निकल इश्यू। फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, उसकी ऑपरेशनल और टेक्निकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर डेवलपमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे। सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर हम प्लान करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट फेज। अगले फेज के लिए हम क्या हमें स्टेप्स लेने हैं वो हम प्लान करेंगे। देन आइडेंटिफाई इश्यूज़ विच नीड टू बी रिजॉल्व्ड। अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है या कोई इश्यू आती है जिसको हमें रिजॉल्व करना है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। Then after we move forward in risk analysis, then in testing and execution. If all issues are resolved, close the project and we deliver the final version. तो हम जो सॉफ्टवेयर है उसको इसी तरीके से स्पाइरल के फॉर्म में डेवलप करेंगे।
The sequence of activities of this model are represented through a spiral where each loop corresponds to a phase of the software process. Thus, the innermost loop might be concerned with system feasibility, the next loop with requirement definition, and the next loop with system design and so on. तो सबसे पहला जो लूप होगा वहाँ पे हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, दूसरे लूप में हम रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे, तीसरे लूप में हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे. द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट ड्यूरिंग ईच फेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल. First quadrant, that is objective setting. So in this phase, the objective of the phase are determined and associated risk are examined. हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसकी ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं और क्या क्या उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. देन सेकेंड क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन. तो इन दिस फेज अ डिटेल्ड एनालिसिस इज कैरीड आउट फॉर ईच आइडेंटिफाइड रिस्क. जो प्रीवियस फेज में हमने आइडेंटिफाई किया है, दिस फेज इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क रिडक्शन. हैंस मेजर्स आर टेकन फॉर रिस्क रिडक्शन wherever possible. Example, if there is a risk that the requirement are inappropriate, a prototype system may be developed. तो अगर हमें लगता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो इनअप्रोप्रिएट है तो हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसको कस्टमर को देंगे, कस्टमर उस पर अपने व्यू पॉइंट्स रखेगा, फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. द थर्ड क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन. So this phase is for the development and validation of the next level of product after resolving the identified risk. तो जब हम रिस्क को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम अपने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट और वैलिडेशन करते हैं. इस स्टेप में डेवलपमेंट में उसको कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि क्या वो अपने स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज रिव्यू एंड प्लानिंग. So during this phase, the result achieved so far are reviews with the customer. Customer gives his or her viewpoint on that project, and the planning for the next iteration around the spiral also takes place in this phase, this quadrant. So this is how this software model works. So progressively more complete version of the software get built with each iteration around the spiral. Therefore, the spiral model is advantageous for all the development of large, complex and expensive software system. The spiral model is suitable for large scale systems and system where reliability is high. It is also suitable to system where reaction to risk at each evolutionary level is रिक्वायर्ड. अगर हमको हर लेवल पे रिस्क को ध्यान में लेके चलना है तो ऐसे केस में स्पाइरल मॉडल सबसे बेस्ट होता है. स्पाइरल मॉडल बड़े प्रोजेक्ट जो रिस्क वाले प्रोजेक्ट हैं, जहाँ कॉस्ट ज़्यादा लगनी है, जहाँ रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट को हम स्पाइरल मॉडल के द्वारा ही बिल्ड करते हैं. Now the definition is given. The spiral model comprises of software process activities organized in a spiral and has many cycles. This model combines the features of prototype model and waterfall model and is advantageous for large, complex and expensive software system. So this was this lesson. Please complete all the exercises. Do only unsolved one in your copy. Thank you. In case of any doubt, please contact me.